वे लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो उसकी धड़कनें और भी तेज धड़कने लगी कि हॉस्पिटल क्यों आए हैं। धड़कते दिल से आगे बढ़ी। उसकी नजर अभी पर पड़ी तो खुशी के साथ तसल्ली तो हुई कि वो ठीक है, पर हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? पहलवान जी भी यहाँ है। पहलवान जी। वह तेज कदमों से अभी की तरफ बढ़ी। पहलवान जी, आप ठीक हैं? मैं बहुत डर गई थी। शुक्र माता रानी का कि आप ठीक हैं। तेज कदमों से चलते उसके पास आकर उसकी बाजू पकड़ ली और भगवान का धन्यवाद करने लगी। पर अभी चुप था। मेरी तो जान निकल गई थी। क्यों? यह सोचकर कि कहीं आपको पिछली बार की तरह अखाड़े में चोट तो नहीं आई, उसने बेताबी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है तो यह कौन भर्ती है? अपना ही है। अखाड़े की कोई पहलवान है? नहीं। आप कल घर भी नहीं आए, इसी वजह से नहीं आया। बता देते कि यहाँ हूँ। मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम तो बेवजह परेशान होती हो। कैसा रहा आपका दंगल? ठीक था। तो गुस्सा क्यों थे कल? बस वैसे ही। उसने गौरी से बिल्कुल सामान्य तरीके से बात की। पीछे देखा तो बाकी सब लोग भी वहीं पर आ चुके थे। उसे छोड़ उसके मम्मी पापा की तरफ बढ़ा। पाए लागू मम्मी पापा जी कहकर उनके पैर छुए। उसकी माँ की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी कि अब क्या, तो उसने इशारों में ही उन्हें ढांढस बंधाया। उसके बाद बाकी लोगों से मिला, जिनके लिए मात्र ये खुशी की खबर थी और दबे शब्दों में खुशी का इजहार भी कर रहे थे। उन्होंने उसे इशारा किया कि गौरी को खुद ले जाए, जो उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहलवान जी, कौन भर्ती है यहाँ? आखिर गौरी को भी यह माहौल बेचैनी भर रहा था। अपना ही है। अपना कौन? लगभग सभी लोग तो यही हैं। और कौन अपना है जिसे मैं नहीं जानती? बहुत खास है। तुम्हारा भी और हमारा भी। पहेलियां मत बुझाइए। साफ साफ बताइए कौन इतना खास है? जबकि मेरे माँ पापा, भाई सब लोग यहाँ हैं। आप बाबूजी सब यहाँ हैं, फिर कौन है वो अपना जिसे मैं नहीं जानती? खुद देख लोगी तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी भी बाकी लोगों की तरह उसकी उत्सुकता और घबराहट को अधिक बढ़ाने का ही काम कर रहा था, जिससे उसका मन अधिक बेचैन हो उठा। उसने साथ आने को कहा तो वह उसके पीछे चल पड़ी। अंदर से एक अनजाना सा डर उसे अब घेरने लगा। और फिर जब उस कमरे के बाहर आ गया, जिस कमरे के बेड में अंकुर लेटा हुआ था, तो कदम दरवाजे पर ही थाम गए। कौन? कौन है यहाँ? गौरी को कमरे में अंदर जाने में ना जाने क्यों डर सा लगने लगा, कि लगा कदम जमीन से चिपक रहे हैं। टांगे कांप रही थी। दिल की धड़कनें कुंद पड़ने लगी, जैसे सब कुछ रहस्यमय है, डरावना है, भयावह है। ऐसा कौन अपना एडमिट है यहाँ, जो इतने सारे लोग जमा हैं, जिसके बारे में एक उसे छोड़ सबको पता है? वह दरवाजे पर खड़ी रह गई। आ जाओ। अभी ने उसका हाथ पकड़ लिया तो धीमे कदमों से चलती उसे अंकुर के सामने ले आया। गौरी की नजरें उस चेहरे पर टिकी थी। दो बार आंखें मीची कि जो देख रही है वो सच है कि आंखों का धोखा। जो शख्स हॉस्पिटल के इस बेड में आंखें बंद किए मरीजों की दशा में पड़ा था, क्या वह उसे सही पहचान रही है? क्या ये संभव है? जिसे मारा मान लिया वह वापस आ सकता है? उसकी कृष्ण काया और बदले स्वरूप के बावजूद वह पहचान गई कि वह अंकुर है। आ अंक अंकुर जी। दोनों हाथ मुंह पर रख दिए अभी की तरफ देखने लगी, जिसने सहमति में गर्दन हिलाई कि हाँ, यह अंकुर ही है। और जैसे उसके सामने पानी भरा बादल पहाड़ से टकराया हो और एक भयंकर गर्जना से उसकी आंखों में फूटा हो। उसके शोर ने दिमाग शून्य कर दिया, पंगु कर दिया। जुबान साथ नहीं दे रही थी। अंकुर? अंकुर जी जिंदा है? पर कैसे? जुबान लड़खड़ा सी गई। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह सच हो सकता है। उसकी हालत देख एक तरफ से अभी ने और एक तरफ से उसकी माँ ने उसकी बाजू पकड़ ली। हाँ, ये भैया ही हैं। अभी ने उसकी शंका पर मुहर लगाई। कहा कैसे? सदन के खुफिया कमरे में मिले हैं। बाबा ने कैद किया हुआ था। क्यों? आंखों से बरबस आंसू फूट पड़े, ताकि इनसे सबूत हासिल कर सके। अभी ने उसकी सभी शंकाओं का निराकरण किया। माँ, क्या ये सच है? अपनी माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। हल्के से सहमति में गर्दन हिला दी। धीरे धीरे चलती उसके करीब आ गई।
अंकुर जी, वह बुदबुदाई। एकटक उसे देखने लगी। यह वह नाम है जिस नाम से उसका नाम जुड़ा था। वह शख्स है जिसके साथ उसने 7 फेरे ले, 7 जन्म साथ निभाने की कसम खाकर एक नए अनजान घर में आ गई थी। यह उसका पहला प्यार था। कैसे ना होता। वह कितने अच्छे से इस बात को समझ गया था कि उसे कैसे इस घर में एडजस्ट करना सिखाना है। एक अनजान घर अचानक से उसे खूबसूरत लगने लगा था और उसमें रहने वाले लोग अपने। पर एक दिन शहर जो गए तो उसके इंतजार को हमेशा का इंतजार बनाकर कभी लौटे नहीं। 7 फेरों के साथ 7 जन्म साथ निभाने का वादा उसके अपनों ने ही उसे किसी और के नाम की चादर डलवाकर तुड़वा दिया था। उस दिन उसे वही तकलीफ हुई थी जो अंकुर जी के जाने की हुई थी। उससे उसकी यादों के साथ रहने का हक छीनकर उसे किसी और को सौंप दिया गया। फिर भी वह भूल नहीं पाई थी। अक्सर उसके सपने में आते और अपने अवचेतन मन में उनसे बतियाती, लौटने का बोलने का इंतजार करती। और एक दिन नियति ने उसके सपनों में भी उनकी जगह पहलवान जी को भेज दिया। और उस दिन के बाद वह कभी उसके सपने में नहीं आए तो वह पहलवान जी में ही उन्हें देखने लगी थी। शक्ल से लेकर डील डॉल दोनों की सेम ही थी। बेशक नेचर में जमीन आसमान का फर्क रहा हो, पर वह मान चुकी थी कि पहलवान जी ही उसके पति हैं, उसका भविष्य है और प्यार भी। कि आज जब अंकुर सामने है तो समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या समझे। पति जिसे भगवान ने छीन लिया था, या पहला पति जिसे भगवान जी ने लौटा दिया। पर तब जब उसकी जगह पहलवान जी ने ले ली है, क्या अजीब विडंबना घट रही थी उसके साथ कि अपने ही पति के लौट आने की खुशी भी नहीं मना पा रही थी। अपनी उधेड़ बुन में इस कदर फंस गई कि अंकुश जी जिंदा है, इस खुशी से क्यों मुंह मोड़ रही थी। धीरे धीरे चलती आई और उसके बेड के पास आ गई। उसका वो बेजान सा हाथ पकड़कर दोनों हाथों के बीच दबा लिया। जिस दिन पहली बार उसे अपने बगल में सोया देखा था, तब उसकी सूरत देख जो प्रसन्नता हुई, आज उसी चेहरे को मुरझाया व सूखा देख अपार दुख उमड़ आया। कितने कष्ट दिए गए होंगे, जिन्हें महज सहते हो गए होंगे। अंकुर जी, अंकुर जी, आप जिंदा है? फूट फूट कर रोने लगी। आप लौट आए, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी। मान लिया था कि आप हमेशा के लिए जा चुके हैं। मैं खुश हूँ आपको देखकर। मैंने भी सबके कहने से उम्मीद छोड़ दी थी कि आप लौटेंगे। मान लिया था मैंने भी, पर आप लौट आए। हम सबने आपकी कमी महसूस की। बाबूजी आपको याद कर बहुत रोते थे। कमजोर हो गए हैं तब से। कहते हैं उनका एक हाथ चला गया। पहलवान जी आपको याद कर अक्सर ही उदास हो जाते थे। माँ के बाद आपसे ही स्नेह था। और रोहित और अनुज, वो भी आपको बहुत याद करते थे। कभी कभी रो पड़ते। और मैं भी आपको भूली नहीं थी। पर सबने कहा कि आप नहीं लौटेंगे, तो ये मानकर मैं भी आगे बढ़ गई थी कि आप नहीं लौटेंगी। उसका हाथ माथे पर लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके यूं रोने से बाकी सबकी आंखें भी नम थी। जैसे वो महसूस कर रही थी, बाकी सब भी कर रहे थे। भला किसे उम्मीद थी कि अंकुर जिंदा होगा। सब एक एक कर उससे बतियाने लगे। बुआ और चाची भी रो ही पड़ी। तभी उसके कंधों पर किसी का हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। बाबूजी थे। बाबूजी, अंकुर जी। हाँ बहू, हमारा अंकुर लौट आया है। मैं बहुत खुश हूँ, पर इसकी हालत तो देखो कितनी खराब है। इलाज के साथ इसे स्नेह व देखभाल की जरूरत है। जी बाबूजी, हम सब है ना। हाँ, हम सब है। पर सबसे ज्यादा तुम्हारी सेवा ही तुम्हारे पति को पहले जैसा सही कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह कर पाओगी। उन्होंने पति शब्द पर इतना जोर दिया कि वह उन्हें हैरानी से देखने लगी। पति? हाँ। यह शब्द उसके जहन से टकराया तो जैसे अंदर एक ठंडी बर्फ की सिल्ली टूटी हो, जो धीरे धीरे नसों को शून्य करती आगे बढ़ी। पति नाम पर तो उसकी नजरें अभी पर टिक रही थी, जो उसे कातर नजरों से देख रहा था। उससे अधिक बेबस भी कोई क्या होगा। पर अभी गौरी उससे ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। वह अंकुर के लौट आने पर खुश है, पर पत्नी के तौर पर वह पहलवान जी के साथ भी खुश है। अंकुर उसका पति था, जिससे उसे लगाव भी था। पर जब वह टूटी हुई थी, तब उसे संभाला तो पहलवान जी ने। बेशक गुस्सेल हो, पर उसने उसे उसके दुख से निकालने में मदद की और इस तरह उसकी जिंदगी में शामिल हो गए
कि उसे लगता ही नहीं कि वह किसी और की पत्नी थी, अभी ही अब उसका पति है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसी प्रतिक्रिया दे। वह अंकुर को जिंदा देख खुश है, पर अब क्या? बहुत देर रोई, मन में द्वंद्व भी चलता रहा। सब लोग एक एक कर अंकुर से मिलते, वह किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने सबको बाहर जाने कह दिया, तो वह भी एक बेंच पर आकर बैठ गई। सब उसकी दुविधा को समझ सकते हैं। अंकुर सही सलामत लौटता तो शायद वे तीनों आपस में फैसला कर सकते थे, पर वह जिस हालत में लौटा है, सबकी सहानुभूति उसकी तरफ है, जो दो लोगों को फिर से मजबूर करने उकसा रहे हैं। बाबूजी तो पूर्णतः ही अंकुर मोह में अभी और गौरी की तरफ से आंखें मूंदे हुए है, या फिर अपनी एक गलती का पश्चाताप दूसरी गलती करके तो नहीं कर रहे। गौरी की माँ के पास आ गए। समधन जी, आप बहू को समझाएं। क्या? कि इस बात को स्वीकार करे। किस बात को? कि अंकुर ही अभी उसका पति है। कमाल करते हैं समधी जी, क्या गौरी के दो दो पति होंगे? उनकी गुस्से भरी नजरें बाबूजी पर टिकी थी। आप मुझे गलत समझ रही हैं। समझ नहीं रही हूँ, बल्कि आप गलत बात कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कि अंकुर ही उसका पति है और अभी वो उसका पति नहीं? आप पुत्र मोह में सच्चाई से आंखें मूंद सकते हैं, पर हम नहीं। अभी ही अब उसका पति है। जिस दिन चादर डालने की रस्म हुई और गौरी उसके साथ रहने लगी, तो पुराना रिश्ता खत्म। पर आप तो मेरी नियत को गलत मत समझिए, बस मेरी मजबूरी समझिए। मैं चाहता हूँ मेरा अंकुर पहले जैसा हो जाए। वो हम सब भी चाहते हैं और सब प्रयास भी करेंगे। जब वह ठीक हो जाएगा, तो उसे पता चलेगा कि गौरी अब उसकी पत्नी नहीं, तो फिर से टूट जाएगा। उनके साथ तो नियति ने ये क्रूर खेल खेला, पर उसकी वजह से। और ये दो जो जिंदा हैं, इन्हें क्यों घायल करने पर तुले हैं? पहले इन्हें प्रथा के नाम पर साथ कर दिया और अब फिर से अलग करना चाहते हैं। इनके क्या दिल नहीं है, या साथ रहते लगाव नहीं हुआ होगा? पहले आपने हमारी मर्जी के खिलाफ गौरी को चादर डलवाई, और अब ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी क्या कोई बर्तन है? कभी इसकी पत्नी, कभी उसकी पत्नी। उनका गला गुस्से से व भावुकता के कारण रूंध गया। आप बात समझने की कोशिश कीजिए समधन जी। जब अंकुर ठीक हो जाएगा, इसका फैसला तभी होगा, पर तब तक वही उसका पति है। अभी ने उसे सिर्फ चादर डाली है। आप बस उसे समझाइए ताकि वह भी इसे स्वीकारे। गौरी की माँ ने तो साफ इनकार कर दिया, पर बाबूजी की याचना पर पिता मौन हो गया। माँ उसके पास आकर बैठ गई। माँ, देखा आपने, अंकुर जी जिंदा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें देख पाऊंगी। हाँ, हम सब भी खुश हैं, पर एक बात का जवाब देगी? क्या माँ? क्या तुम मन से खुश है? हाँ, इस वजह से तो हम आए, पर अब आगे के शब्द मुंह में दबा लिए। शायद थोड़ी लेट हो गई आने में। वो ठीक हो जाएंगे। तुझे ही अब उनकी सेवा करनी है। हाँ, करूंगी। मैं चाहती हूँ वो पहले जैसे ठीक हो जाए। गौरी ने सहमति में कहा। हाँ, हम सब भी यही चाहते हैं, पर वो तुमसे पत्नी का अधिकार मांगेंगे, तो दे पाओगी? अब माँ असल बात पर आती बोली। ये कैसा प्रश्न है? गौरी हैरानी से उन्हें देख रही थी। जवाब तू देगी। मैं मैं तो पहलवान जी मुझसे प्यार करते हैं, और उन्होंने मेरे साथ फेरे भी लिए हैं। गौरी ने अपना पक्ष रखना चाहा। कौन मानेगा? कहना क्या चाहती हो माँ? उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। तेरे ससुर चाहते हैं कि अंकुर जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाए, तुम उसकी सेवा करो। उसके कांधे पर प्यार से हाथ रखा। ये क्या कहने वाली बात है? मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं ही क्या, हम सब कोशिश करेंगे कि वे जल्द से जल्द पहले जैसे हो जाए। सबकी तरह नहीं बहू, पत्नी की तरह। बुआ उसके पास आकर बैठी, तो गौरी उन्हें हैरानी से देखने लगी। ये ये क्या कह रही हो बुआ? गौरी की जुबान साथ नहीं दे रही थी। जो तुमने सुना। तुम्हें अब अंकुर की सेवा एक पत्नी की तरह करनी है, ताकि वह जल्द से जल्द पहले जैसा भला चंगा हो जाए। पर मेरे पति तो अब पहलवान जी है ना? क्या वो मेरे पति नहीं? उसने अभी की तरफ देखा, पर उसकी नजरें झुक गई, जिसकी वजह समझने में वो असमर्थ थी। क्या वो भी उसकी तरह असमंजस में है, या इस सब में उसकी भी मूक सहमति है? कुछ समझ नहीं पा रही थी। बहू, अब फिलहाल सब कुछ भुलाकर अंकुर के बारे में सोचो। मौत से लड़कर वापस आया है। नवजीवन मिला है उसे। इतनी प्रताड़ना के बाद भी वह जीवित है। शायद इसलिए कि उसके मन में यह आशा, यह उम्मीद रही हो कि जब वह लौटेगा,
तो उसके पिता, उसके भाई और उसकी पत्नी उसके लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। उसके लौटने पर खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। पर यहाँ के हालात देख, क्या वो खुश हो जाएगा? क्या उसे दुगना दुख नहीं होगा? अपनी पत्नी को अपने ही छोटे भाई की पत्नी बना देखकर क्या वह खुद को कोसेगा नहीं कि वह क्यों लौटा? यह सब देखने के लिए उसके दुख का अंदाजा लगाना सहज नहीं। उसने बहुत कष्ट सहा है, अब उसे खुशी मिलनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। अभी तो पहलवानी अखाड़ा इन सब को समर्पित है और खुद को संभाल लेगा। पर अंकुर, उसका क्या? उसे किस बात की सजा मिल रही है कि इतने समय कष्ट सहा और अब इतना बड़ा दुख उसका इंतजार कर रहा है? बुआ की भावुकता में लिपटी बातें धीमा जहर थी, जो अभी के मन में गौरी के लिए और गौरी के मन में अभी के प्रति उनके फैसले के लिए उठ रही विद्रोही भावनाओं को सिर उठाने से पहले कुचल देना चाह रही थी। हुआ भी वही। अभी कुछ नहीं बोल पाया ताकि उसे सब स्वार्थी न समझे और न गौरी को बोलने दिया गया। अब वही लोग अंकुर की हिमायत में खड़े थे जिन्होंने उसके जाने के कुछ दिन बाद ही उसकी विधवा को इज्जत का हवाला दे चादर डलवा दी। तब नहीं सोचा कि कुछ समय इंतजार कर ले, पर अब सब कुछ सोचा जा रहा था। कब तक अंकुर जी ऐसे रहेंगे? डॉक्टर कह रहे हैं कि वह धीरे धीरे ठीक होगा। कब तक? शायद कुछ महीनों का समय लगेगा पूरे तरीके से ठीक होने में। पर अच्छी बात यह है कि डॉक्टर ने कहा है कि हम कुछ दिन बाद उसे घर ले जा सकते हैं। वहीं से उसका इलाज भी चलता रहेगा। अपनों के बीच में रहेगा तो जल्दी पहले जैसा हो जाएगा। मैं भी मेरे अंकुर को पहले जैसा बोलता, मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। तेरा तो सुहाग है वो, तुझे तो सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। उस समय विधवा मानकर अभी से ज्यादा डलवा दी थी, पर अब उसे फिलहाल इसके बारे में ना पता चले तो अच्छा है। तुम्हें भी पूरे मन से उसको सेवा करनी है ताकि तेरा सुहाग जल्दी ठीक हो जाए। बुआ उसका ब्रेन वॉश कर रही थी कि जैसे अंकुर ही उसका सुहाग है। तो अभी क्या था? वो चुप हो गई। बाहर की दुनिया से लड़ा जा सकता है, पर अपनों के बीच में वो भी नहीं किया जा सकता। अभी किसी के साथ बहस करके भी कोई फायदा नहीं। उल्टा लोग उसे ही कटघरे में खड़ा करके दिल नहीं लगाएंगे कि अपने स्वार्थ में वे अंकुर की वापसी से दुखी है। अपने हक के लिए आवाज उठाने में भी स्वार्थी ठहरा दी जाएगी। और वह चुप हो गई। मन में बहुत अधिक शोर हो तब धारण किया मौन सबसे अधिक चीखता है। पर जहाँ उसकी बोली गई बातें नहीं सुनी जाती, मौन सुनने की किसे पड़ी है। पर माँ उसकी मनाह स्थिति समझ गई थी। बुआ को कहती है, समधन जी, अभी गौरी की हालत ऐसी है कि उसे इस सब में ना उलझाया जाए। सबको अंकुर की चिंता है, हमें भी है। पर इसके बारे में भी सोचिए, ये किस दुविधा से गुजर रही है। फिलहाल सबको चुप हो जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पर दबाव बनाना चाहिए। यह इसका फैसला होगा। इस बार इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर अंकुर को चुनेगी तो भी और अभी को चुनेगी तब भी। माँ दृढ़ता के साथ उसके साथ थी। समधन जी, आप भूल रही हैं। ये अब आपकी बेटी कम, हमारी बहू ज्यादा है। हमें भी उसकी इतनी ही चिंता है जितनी आपको। इसके अधिकारों की अनदेखी भी नहीं की जाएगी, पर जो हमारे घर के हित में होगा, परिवार के हित में होगा, वही किया जाएगा। नियति ने ऐसा खेल खेला है कि तीनों इसमें उलझ गए हैं। पर क्या आप चाहती हैं कि यह दो भाइयों के बीच कलह का कारण बने? ये क्या कह रही हैं आप? आपके परिवार के हित में होगा, वो करेंगी, और मेरी बेटी का हित वो कुछ नहीं। उनकी बात पर उनका मुंह बिगड़ गया। हम इसके दुश्मन नहीं समझन जी, जो आप ऐसा कह रही हैं। बहू भी हमारे परिवार का हिस्सा है। इसका हित क्या परिवार से अलग है? चाची भी दूसरी तरफ से बैठ गई। आप भी एक स्त्री होकर ऐसी बातें कर रही हैं? वे उनके बुआ का समर्थन करने पर बोली, बात स्त्री की नहीं है, बल्कि जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके समाधान की है। क्या अभी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? वह तो बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत कर रहा था, स्त्रियों के साय से दूर रहने वाला। पर उस बेचारे को भी तो अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ना पड़ा था, अखाड़ा छोड़ना पड़ा था। पर भाई के लिए किया, अब भी करेगा। पर मुझे लगता है अभी इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। तो क्या समाधान है इसका? अभी गौरी अंकुर की उसी तरह सेवा करे जैसे पत्नी करती है। यही समय की मांग है, इसका कर्तव्य भी और मानवता भी। विधिवत विवाह इसका अंकुर से ही हुआ है।
उसी की बेहता बनकर इस घर में आई थी। इसने उसके हर सुख दुख में साथ देने का वचन दिया है। यदि वह कष्ट में है, क्या तब इस पर चर्चा होनी चाहिए? क्या यह मानवता है? अंकुर मुझे मेरे बच्चों जैसा प्रिय है। उसे कष्ट में देख मेरा दिल फट रहा है। उसके साथ नाइंसाफी हुई है। अब उसे स्नेह की प्रेम की जरूरत है। जब तक वह पहले जैसा नहीं हो जाता, गौरी उसकी पत्नी जैसा सेवा करेगी, मन से या बेमन से। जब वह ठीक हो जाए, इस बात को स्वीकारने लायक मानसिक रूप से तैयार हो जाए, तो यह फैसला ये तीनों खुद कर सकते हैं। जो स्थिति आई है, अप्रत्याशित है। जब आ गई है तो सामना भी करना पड़ेगा, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो फिलहाल इस बात को यहीं पर छोड़ दो। चाची ने सारी बहस को फुल स्टॉप लगाकर बंद किया। अभी हॉस्पिटल में इस बात पर बहस करके परिणाम कुछ न निकलता, पर जो इस सब में पिस रही है वो है गौरी और उसका अभी के साथ रिश्ता, जिसके अस्तित्व पर ही तलवार लटक रही है। फिर से दलीलें दी जाने लगी। गौरी के माता पिता को फिर से खामोश रहने मजबूर किया जाने लगा और दबाव बनाया जाने लगा। गौरी की आवाज को फिर से मजबूर कर दिया जाने लगा, और अभी को भी। तब अंकुर सबको बीच मझधार में छोड़कर चला गया था, तो पहले बने रिश्ते बदल दिए गए, पर अब फिर से बदलकर पहले जैसा बनाने की कोशिश हो रही है। ये क्या भला संभव है? रिश्ते तो बदले जा सकते हैं, पर जीते जागते इंसानों की भावनाएं भी बदली जा सकती हैं क्या? फिर से गौरी मजबूर हो जाएगी अंकुर को अपनाने के लिए, या फिर से अभी को चुप करा दिया जाएगा, जो फिलहाल वो है? समय ने ऐसी करवट ली कि इन तीनों को बीच मझधार में फंसा दिया है। अंकुर जिंदा है और लौट आया है। धीरे धीरे यह बात आग की तरह सब जगह फैल गई, जिस कारण गांव के लोगों व रिश्तेदारों का हॉस्पिटल में तांता लगना शुरू हो गया। कुछ खुशी जताते, कुछ आश्चर्य, कोई दुख, और इसके साथ एक बड़ी बहस भी शुरू हो गई कि आखिर अब गौरी और अभी का रिश्ता माना जाएगा या गौरी या अंकुर का। कोई अंकुर की तरफदारी यह कहकर करता कि विधिवत विवाह उसी के से हुआ है, तो कोई अभी की यह कहकर कि अब अभी ही उसका पति है। जितने मुंह उतनी बातें। लोग गौरी के सामने भी किसी न किसी बहाने बात छेड़ देते कि वह विचलित हो जाती। कोई वाकई में इस मामले का समाधान चाहते थे। वही कुछ लोगों के लिए तो यह प्रसंग रासलीला से भी अधिक रस देने वाला बन गया था कि गौरी बात सुनकर विचलित हो रही थी। एक बड़ी उम्र की महिला आकर उसके पास आकर बैठ गई। अंकुर लौट आया है, हम खुश हैं तेरे लिए, पर अब दो पति भला कैसे निभा होगा? भगवान तुझे सही निर्णय लेने की क्षमता दे। अंकुर जब तक ठीक न हो जाए, उसकी सेवा करना। गांव की बुजुर्ग महिला उसके पास आकर सलाह दे रही थी। मन छोटा ना कर, सब ठीक हो जाएगा। सब सलाहकार बनकर अपना ज्ञान बघाड़ रहे थे कि अब गौरी भी परेशान हो चुकी थी। यह घटना पूरे क्षेत्र में ही चर्चा का विषय बन गई कि इस हाल में कौन सी शादी जायज मानी जाए। यदि गौरी को घर से बाहर का कोई शख्स चादर डालता, तब भी समस्या न होती, पर अब अपनों द्वारा किया गया आग्रह क्या वह ठुकरा पाएगी, या अभी को झुकाया नहीं जाएगा? बाबूजी जो आज तक उसे अपने सबसे बड़े हमदर्द और हितैषी नजर आते थे, उसके और अभी के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन गए हैं। उसके पिता दोस्ती के कारण फिर से दबाव में आ गए हैं। माँ ने थोड़ा हू हल्ला मचाया, पर उनकी आवाज भी कारखाने में तूती की आवाज की तरह दबा दी गई। हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ रही थी, तो बाबूजी चाहते थे गौरी इस माहौल से दूर रहे, तो अभी को एक कोने में ले गए। जी बाबूजी, वह बोला। ऐसा कर, बहू को घर छोड़ा। क्यों? यहाँ 50 तरह के लोग आ रहे हैं। जितनी बार आएंगे वही बात छेड़ेंगी, और उसका रोना बंद नहीं होगा। तू उसे घर छोड़ा, इस माहौल से दूर रहे, अच्छा है। और तू खुद भी तो कल से यही है। घर जा, घर का खाना खाकर और थोड़ा रेस्ट करके आना, उन्होंने उसे निर्देश दिया। इसके लिए मेरे जाने की क्या जरूरत है? किसी और को कह देता हूँ छोड़ने के लिए। मैं यही रह लेता हूँ। कोई और नहीं, तू ही जा, रेस्ट करके आ। और मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार तेरे जाने से पहले अंकुर को शहर के हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहां दिखा लेते हैं। वो क्या सलाह देते हैं? ठीक है, चल, फिर कल ले चलते हैं। यहाँ रहेगा तो लोगों का तांता लगा रहेगा। वे वहां जमा हो रही भीड़ से भी परेशान थे। क्या मेरा कैंप जाना भैया के पास से ज्यादा जरूरी है? हाँ,
कैंप नहीं भी लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। वहां मैं अपनी समस्या लिख भेजूंगा तो वे समझ जाएंगे। नहीं, तुझे जाना है। पर क्यों? तूने गौरी को बिल्कुल भी आशा नहीं देनी, ना सहारा देना है कि वह तेरी तरफ देखे। तुझे पास देखती रहेगी तो क्या वो अंकुर की सेवा कर पाएगी या उसे अपना पाएगी? तुझे उससे दूर जाना होगा और कुश्ती ही वो बहाना है। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये मुझसे नहीं होगा। अपने भाई के लिए तुझे करना ही होगा। आप ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अब तो आप मुझे गौरी की नजरों से भी गिराना चाहते हैं कि मैं उससे जानबूझकर दूर चला गया। पाप करवा रहे हैं मुझसे, जिसके लिए बजरंग बली मुझे क्षमा नहीं करेंगे। यह करना ही पड़ेगा। जब तक उसका तुझसे मोह नहीं छूटेगा, वह अंकुर को नहीं अपनाएगी। अगर तेरा गौरी से दूर होना पाप है, तो क्या अंकुर का ठीक होना पुण्य कार्य नहीं? एक पुण्य कार्य करते थोड़ा गलत हो भी रहा है तो कुछ गलत नहीं है। हम उसे किसी अजनबी के साथ रहने या उसे पति मानने नहीं कह रहे। अंकुर उसका पति है। वो खुश थी उसके साथ। याद है, उसकी यादों के सहारे जीना चाहती थी, इसलिए घर नहीं छोड़ना चाहती थी। तू नहीं दिखेगा तो वो फिर से उसे अपना लेगी। उन्होंने आश्वासित होकर कहा, एक चीज को सही करने दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। भैया ठीक हो जाएंगे, पर गौरी, वो टूट जाएगी। उसका रिश्तों से, लोगों से भरोसा उठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, संभल भी जाएगी। और यही परिवार के हित में भी है। एक बार आपने पहले मुझे मजबूर किया, एक बार फिर से कर रहे हैं। ये आखिरी बात मान और उसको घर ले जा। वो तुझसे इस मसले पर जरूर बात करेगी और तुझे उसकी उम्मीद तोड़नी है कि उसका कोई भी रास्ता तुझ तक नहीं आता। मैं इसके लिए शायद ही कभी आपको माफ कर पाऊं। धीरे धीरे तू सब समझ जाएगा कि हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। बजरंग बली के समझ पिता की आज्ञा मानने का वचन न दिया होता तो मैं इसे मानने से इनकार कर चुका होता। उनकी ऐसी जबरदस्ती से उसके मन में विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। इसी रोष को उनके सामने जता रहा था, जिसको उन्होंने बिल्कुल अनदेखा किया। पर तुझे मानना पड़ेगा। दृढ़ता से आखिरी मोहर लगा दी। जा, अब तब तक मैं डॉक्टर से बात करता हूँ कि आगे क्या करें। आते हुए घर से जरूरी कागज वगैरह भी ले आना, ताकि शहर में समस्या ना आए। क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? नहीं, उसकी उम्मीद तोड़नी जरूरी है। उन्होंने सुर दृढ़ कर उसके कांधे दबाए। वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी नजरों में दोषी बन जाऊंगा। अपने भाई की नजरों में दोषी बन सकता है, पर उसकी नजरों में नहीं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी तब भी सहमति नहीं थी। उसी गलती को सुधार रहा हूँ। दूसरी गलती करके पहली गलती सुधार रहे हैं। कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। वह अंतिम कोशिश के रूप में बोला, पर बाबूजी के पत्थर से कठोर हो चुके दिल की तरह उनके इरादे को न बदल पाया। कुछ समय बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। देखिए गौरी को, क्या वो खुश है? जब वो मुझे आशा भरी नजरों से देख रही थी, मेरी नजरें झुक गई। और आप ये नजर सारी उम्र नजरें झुकाने को कह रहे हैं। उसने गौरी की तरफ इशारा किया। यही शायद नियति जिसे हम सबको स्वीकारना है। ठीक है, कोशिश करूंगा। उसने गहरी दुख भरी सांस ली और अफसोस जताया। अपनी व्यवस्था पर वह बाबूजी से इससे ज्यादा बहस भी नहीं कर सकता। बहुत बड़े धर्म संकट में है। गौरी की तरफ देखता है तो दूसरी तरफ बाबूजी और अंकुर खड़े हैं, और उनका साथ देता है तो गौरी की नजरों में दोषी हो जाएगा। किसी एक की को नाराज करना ही पड़ेगा, जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। बहुत मुश्किल है, शायद रिंग में उतरने से भी ज्यादा मुश्किल। उसको चुप कराकर बाबूजी वहां से चलते गौरी के पास आ गए। अब उसे भी घर जाने तैयार करना था। बहू उसके पास आकर बोले, जी बाबूजी, सुबह से यहाँ बैठे बैठे परेशान हो गई है। जा तू घर जा। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। सब लोग यही हैं। मैं अकेली घर पर क्या करूंगी? नहीं, मुझे नहीं जाना। उसने इनकार किया। ऐसे यहाँ हॉस्पिटल में कब तक रहेगी? यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 50 तरह के लोग आ रहे हैं, बिना बात के दुखी कर रहे हैं। पर मैं घर पर क्या करूंगी? गौरी घर नहीं जाना चाहती थी। 50 काम होते हैं घर पर भी। घर जा, अभी तुझे छोड़ आएगा। वह भी कल से हॉस्पिटल में है। नहा धोकर और कुछ खाकर आएगा। कल फिर हम यहीं से शहर चले जाएंगे। क्यों? गौरी ने हैरान हो पूछा। एक बार अंकुर को शहर ले चलते हैं, अभी के कैंप में जाने से पहले।
वहां चला जाएगा तो समस्या रहेगी, या हम संभाल लेंगे। अंकुर जी को उनकी जरूरत महसूस होगी, और आप और मैं क्या सब संभाल पाएंगे? सब हो जाएगा। बाकी अनुराग है इधर मदद के लिए, बाकी हम संभाल लेंगे। उसका पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, अब क्यों करना? उन्होंने वजह बताई जो गौरी के गले नहीं उतरी कि अंकुर से जरूरी कैंप कैसे हो सकता है, पर बाबूजी के आगे बहस भी नहीं कर सकते तो चुप हो गई। गौरी के परिवार वालों को यह कहकर लौटा दिया गया कि जब अंकुर ठीक हो जाएगा फैसला तभी होगा। वे भी एक दो दिन बाद आने का कहकर लौट चुके थे, तो गौरी भी वापस आने गाड़ी में बैठ गई। अभी ने हॉस्पिटल से गाड़ी बाहर निकाली और ड्राइव कर आगे बढ़ा दी। गाड़ी में अजीब सी खामोशी थी। कहना बहुत था पर जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। अभी के मन में द्वंद चल रहा था कि किसकी नजर में दोषी बने, गौरी के या बाबूजी के। वही गौरी के मन में विपरीत द्वंद चल रहा था। दोनों खामोश थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर भी गौरी को विश्वास था कि जैसा वह अभी के लिए फील करने लगी है, वह भी करता है। कोई कुछ भी चाहे, अगर वह यह कह दे कि वह किसी की बात नहीं मानेगा, तो उसे कई सारी दुविधा से बचा सकता है। पर क्या वह बाबूजी की आज्ञा टालने की हिम्मत कर पाएगा? गौरी ने उसकी तरफ देखा, पर वह उससे नजरें चुराकर सामने देखने लगा। कुछ ही घंटे का समय बीता है कि अचानक से उनके रिश्ते में खामोशी सी आ गई है। कोई भी कुछ बोलने की पहल नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद घर के बाहर गाड़ी रुकी, तो वह नीचे उतरी। गाड़ी एक किनारे खड़ी कर अभी भी पीछे पीछे अंदर आ गया। गौरी बोझिल कदमों से अंदर बढ़ी और धम से आकर मंजे पर बैठ गई। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसे बैठा देख अभी हाथ पैर धोकर किचन में गया, खुद ही पानी लिया और उसके लिए भी ले आया। लो, पानी पी लो। उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया तो उसने ले लिया। वाकई में उसका गला सूख रहा था। गट गट कर पी गई। उसने तौलिया उठाया। रोटी बना दो, फिर मुझे बाहर जाना है, उसको कहता बाथरूम की तरफ जाने लगा। कहा, काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आपको नहीं लगता कि हमें बात करनी चाहिए? क्या बात? इतनी बड़ी बात हो गई, सब इस पर ही बात कर रहे हैं। क्या तुम भैया के आने से खुश नहीं? उसने बदले में प्रश्न पूछा। खुश हूं, पर क्या? मैं आपके साथ भी खुश हूँ। और भैया की खुशी क्या संभव है अब? उसकी सवालिया नजर खुद पर टिकी देख बात बदली। मैं नहाने जा रहा हूँ, जल्दी रोटी बना दो। कहता हुआ बाथरूम का दरवाजा भिड़ा देता है, पर उसका मन नहीं था कुछ भी काम करने का। कैसे होता? अचानक से उसकी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल आ गया है, ठीक उसी तरह जैसे पहले आ गया था। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिंदगी तो फिर से उसकी बदल जाएगी। अभी नहा कर भी आ गया, पर वह अभी भी बैठी थी। अभी तक बैठी हो? उसे वहीं पर बैठा देख पूछा। हाँ। उठी क्यों नहीं? मन नहीं, धीमे से बोली। क्या कर रही? जाओ रोटी बनाओ, मेरे तो पैर नहीं उठ रहे। जाओ जल्दी, फिर मुझे वापस हॉस्पिटल भी जाना है। कहकर वह अंदर की तरफ जाने लगा कि उसने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए। कैसे सवाल? पीछे मुड़ गया। गौरी की आंखें ढेरों सवाल लिए थी। कैसे सवाल? अरे, हमारे रिश्ते पर ही सवाल उठ रहे हैं। बाबूजी, बुआ पता है क्या कह रही हैं? उसकी आवाज में रोष भर आया। क्या? क्या कह रहे थे? यही कि अंकुर जी के लौट आने के बाद मेरा आपसे रिश्ता नहीं बल्कि अंकुर जी मेरे पति हैं। क्या ऐसा हो सकता है? पता नहीं, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं। आपके पास नहीं जवाब, तो किसके पास होगा? अंकुर जी मेरा अतीत है और आप वर्तमान। वो सब भुला मैं आपके साथ आगे बढ़ गई। अब क्या पीछे मुड़ना संभव है? और मैंने तो यही सुना था कि गया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। फिर अब क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है अभी हमें भैया के ठीक होने के बारे में सोचना चाहिए। मैं स्वार्थी नहीं हो रही हूँ। मैं खुश हूँ कि अंकुर जी जिंदा आए, लौट आए। पर अब क्या? आप क्या चाहते हैं? उसकी आंखों में आंसू थे। वह अभी की तरफ इस आशा में देख रही थी कि वह उसे इस कसम कस से बाहर निकालेगा, जैसे हर बार निकालता है। पर अभी को तो पहले ही बाबूजी ने शांत रहने व गौरी से दूर जाने की नसीहत दे डाली है। उसके पास तो जवाब ही नहीं। पर क्या इस बार अभी उसकी आशाओं पर खरा उतर पाएगा, या इस बार भाई प्रेम और बाबूजी की आज्ञा
उसे गौरी से दूर जाने मजबूर कर देगी, या गौरी के आंसू उसे अपना फैसला बदलने मजबूर कर देंगे। जो भी हो, पर अभी वह भीतर से मन शोर मचा रहा था, पर बाहर से खामोश था। जब हक की लड़ाई अपनों के बीच में हो, तो जीत भी हार बन जाती है, और हार जीत के रूप में कई रिश्ते भी बचा सकती है। उसे बचपन से ऐसा ही परिवेश मिला, जहाँ पिता व गुरु की आज्ञा सिरोधार्य माना जाता है। पहलवान जी का एक इशारा अपने से कई गुना मजबूत पहलवान के आगे भिड़ने तैयार कर देता, यह जानते हुए भी कि वह हड्डियों का कचूमड़ बना देगा। पिता की आज्ञा ने अखाड़ा छोड़ने मजबूर कर दिया, पर अफसोस उसे पत्नी के बारे में नहीं बताया गया कि ऐसे समय में क्या करे। जब चुनाव अपनों के बीच में हो, उसे फिर से पहलवान जी के पास जाना पड़ेगा। जब भी धर्म संकट में पड़ा, उन्होंने उसे उबारा है। उसे चुप देख गौरी जरूर तिलमिला रही थी। फिर बोली, बोलिए, चुप क्यों है? क्या ये बात अभी करना जरूरी है? अभी उसके पास कोई जवाब नहीं है। वह उसका उत्तर नहीं देना चाहता था। इससे ज्यादा जरूरी क्या आपके लिए कुछ है? गौरी का मन उसके ऐसे शांत रहने से चीत्कार कर उठा। क्यों जरूरी नहीं है? परिवार की खुशी भी जरूरी है, भैया की खुशी भी और पापा भी। और चुप हो गया, नजरें झुक गई। और मैं, क्या मैं जरूरी नहीं? गौरी की आंखों में लाखों सवाल उमड़ रहे थे कि वह हाथ छुड़ा जाने लगा। दौड़कर उसे पीछे कमर से हक कर लेती है कि वह आंखें मींच लेता है। यह पल शायद उसके लिए सबसे कमजोर है। ऐसा कुछ मत कहिए पहलवान जी, ऐसा मत कहिए। सब कुछ बिखर जाएगा। मुझे आप पर भरोसा है। आप ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अंकुर जी मेरा अतीत है। अब मैं पीछे नहीं देख सकती। उसकी आंसू की गर्म बूंदें वह अपनी कमर पर महसूस कर रहा था, जो उसके जज्बातों को पिघला रही थी। वह उसकी पकड़ छुड़ाने लगा, तो वह पकड़ और कस लेती है। वह आंखें बंद कर लेता है। उसके लिए यह समय अग्नि कुंड पार करने सा है, जिसमें उसे कूदना ही है। एक पल को अपने रिश्ते का ख्याल आया, गौरी का ख्याल आया, जो उसे अपनी सारी उम्मीद का केंद्र बिंदु बनाए हुए है, और वह उसे अलग करने मजबूर है। एक पल में पिछले सारे घटनाक्रम आंखों के सामने घूम गए। उसने भी तो गौरी से वादे किए हैं, उम्मीदें दी हैं, उसके प्रति उसका भी फर्ज है। अगर बाबूजी की बात ना माने तो क्या होगा? कुछ दिन नाराज रहेंगे, या फिर अगर वो अंकुर भैया को ठीक होने के बाद सब सच्चाई बता दे, तो क्या वो इस परिस्थिति को समझेंगे? नहीं। इस ख्याल के मजबूत होते ही उसने अपने सीने के पास बंधी उसकी हथेलियों पर हाथ रख दिए कि अगले ही ख्याल कौन था। अगर भैया ना समझे तो, उल्टा उन्हें ही दोषी मान लिया तो और ज्यादा क्लेश हो जाएगा। पापा हमेशा के लिए नाराज, भैया भी दुखी। इतने सारे लोगों को दुख देकर क्या वो खुश रह पाएंगे? नहीं, गौरी को समझाना होगा। उसके दोनों हाथ की पकड़ छुड़ाने लगा। नहीं छोड़ा तो झिंझोड़ कर अलग कर दिया। थोड़ी दूर खड़ा हो गया, तो अब वह उसे हैरानी से देख रही थी। क्या कर रही हो ये? वह आक्रोशित सुर में बोला। आपको बता रही हूँ कि आप ही मेरे पति हैं, और यह आप नकार नहीं सकते। कोई नहीं समझना चाहता इस बात को, तो हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। ऐसे परिवार वालों और रिश्तेदारों का क्या करना, जो हर बार हम पर अपनी मर्जी थोपते हैं। हम शहर में रहेंगे, यहाँ कोई हमें नहीं समझेगा। पहले भी नहीं समझे, तब हमें जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध दिया, और अब अलग कर रहे हैं। हम क्या कठपुतली हैं? जैसे वो चाहेंगे हम करते रहेंगे। इस बार हम नहीं मानेंगे। होने तो जिसे नाराज होना है। गौरी विचलित है कि विद्रोह पर उतर आई, पर अभी तो बाबूजी की आज्ञा से मजबूर है। सहमति नहीं दे सकता। तुम ऐसा सोच सकती हो, यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी स्वार्थी हो सकती हो। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। बाबूजी, भैया, रोहित, अनुज और बाकी लोग इनके बारे में नहीं सोच रहे, जिनके पास हम कभी लौट नहीं पाएंगे। हाँ, हो रही हूँ मैं स्वार्थी। होना भी पड़ेगा। मुश्किल तो मेरे लिए ही होगा, जब मुझे उसी तरह पत्नी धर्म निभाने को मजबूर किया जाएगा, जैसे आपके साथ किया गया, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं होगा मुझसे। सुना आपने? नहीं होगा मुझसे। उसका सुर ऊंचा हो गया, सांसें तेज चल रही थी। मुझे लगता है तुम पर भैया का हक मुझसे ज्यादा है। इस घर में वही तुम्हें ब्याह कर लाए थे, बिना उनकी अनुमति के। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। जब वो ठीक हो जाएंगे,
मैं अपने उस भाई से नजरें नहीं मिला पाऊंगा जिसके लिए मेरी नजरों में सम्मान और दिल में अपार स्नेह है। आप बाबूजी को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उनके आदेश का पालन करेंगे। अपने भैया का भी सोच रहे हैं, उनके लिए स्नेह उछाल मार रहा है, पर मेरा और अपना नहीं सोच रहे हैं। मेरा आपके साथ जो रिश्ता था, वो वो कुछ नहीं। हमने इतना वक्त साथ बिताया, आप उसे एक झटके में भुला देंगे। आप तो शायद भुला भी दो, पर मैं नहीं कर पाऊंगी। बड़ी ही अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मैं अब अंकुर जी के पास भी किस मुंह से वापस जाऊंगी, जब इस तन पर और मन पर किसी और को अधिकार दे दिया। या तो मैं वैसे ही रहती जैसे पहले थी, पर अब इस शरीर को आपने छू लिया, इस मन को आपने छू लिया। क्या ये मिट सकता है? यदि हाँ तो मिटा दीजिए, और यदि नहीं तो मेरी जिंदगी में मजाक मत बनाइए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम अंकुर जी को सच बता सकते हैं। यह रिवाज है, जो हमने निभाया वो समझेंगे। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बात समझो गौरी, बाबूजी यही चाहते हैं कि भैया को यह सब पता न चले, और मैं भी चाहता हूँ कि भैया पहले जैसे ठीक हो जाए। क्या तुम उनको पहले जैसा ठीक हुआ नहीं देखना चाहती? मैंने कब इनकार किया? तो उनको ठीक करने का यत्न भी करना पड़ेगा। भाई है वो मेरे, कोई गैर नहीं कि उनको उनके हालत में छोड़कर सिर्फ अपना सुख देखूं। सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, मन की भी आंखें होती हैं, जिनसे हमें खुद ही नजरें मिलानी होती हैं। मैं करूंगी सेवा, कब इनकार किया, पर अब उनकी सेवा आपके भाई के तौर पर कर सकती हूँ, पत्नी के तौर पर नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि भैया तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, कि तुम मुझे भूल जाओगी। उससे नजरें न मिलानी पड़े, पीछे मुड़ गया। उसकी बातें शरीर में किसी जहर से घुल रही थी। लगा टांगों में खड़े होने की ताकत नहीं रही, वह गिर पड़ेगी। उसे अभी के इस उत्तर की आशा नहीं थी। जमीन पर बैठ गई। गौरी, गौरी, संभालो खुद को। वह दौड़ता आ गया। जो परिस्थिति आ गई है, उसका सामना करना पड़ेगा। इसी में सबकी भलाई है। हमारी क्या भलाई है? मैं तो वैसे भी ब्रह्मचारी था, फिर से वैसे ही जीवन जी लूंगा। पर भैया कितने कष्ट में रहे हैं, अब उन्हें सुख मिलना चाहिए। क्या तुम ये कर नहीं सकती मेरे लिए? सीधा जान मांग लेते पहलवान जी। ऐसा कहकर क्यों मुझे जीते जी मारना चाहते हैं? सब पहले जैसा हो जाएगा। भैया इतने अच्छे हैं कि तुम उनके साथ रहकर मुझे भूल भी जाओगे। कुछ ठीक नहीं होगा। इतना आसान है क्या आगे बढ़ना? हम बात करने का हक खो देंगे, उम्र भर के लिए। नहीं तो हर कोई हमारे रिश्ते को संदेह की नजर से देखेगा। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा, ताकि किसी को बात करने का मौका न मिले। मतलब आपने मुझे जीते जी मारने का ठान लिया है? ऐसा कुछ नहीं होगा। जब अंकुल जी चले गए, तो मुझे कहा गया कि वो आपको पति मान लो। जबरदस्ती आपके कमरे में भेजा गया, ताकि हम पति पत्नी जैसे रहें। अंकुर जी तो हमेशा के लिए जा चुके थे, तो मैंने मान लिया कि आप मेरे पति हैं। पर आप यही होंगे, और मैं क्या अपना पाऊंगी अंकुर जी को? नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसे दोहरी जिंदगी जीने मजबूर मत कीजिए। कह दीजिए सबको कि अब हम पति पत्नी हैं, हमने फेरे लिए हैं। बोलिए, बोलेंगे सबको। बोलिए पहलवान जी, सिर्फ आप मुझे ऐसे जीवन से बचा सकते हैं, वरना मैं जीवित होकर भी जीवित नहीं होंगी। कह दीजिए कि आपका प्यार सच्चा था। आज साबित कीजिए कि बाकी सबकी तरह मैं आपके लिए खास हूँ। उसकी नजरें अभी पर टिकी थी, जिसके पास कोई उत्तर नहीं था। बोलिए, चुप क्यों है? उसके चुप रहने पर दोहराया, मैं मैं क्या जवाब दूं? नहीं है मेरे पास कोई जवाब। क्यों? मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता। मेरे लिए सब प्रिय हैं, मेरा भाई भी, पति भी, और तुम भी। मैं एक को नहीं चुन सकता। कैसे चुनूं तुम ही बताओ। क्यों नहीं चुन सकते पहलवान जी? वह उसके पास आ गई, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। क्या क्या आप मुझे भूल सकते हैं? बोलिए, भूल सकते हैं वो सब जो हमारे बीच था? बोलिए। उसकी नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। नहीं। वह दोनों आंखें बंद कर लेता है। नहीं भूल सकता। आखिर वह भी टूट गया। इतनी देर से मजबूत बनने का ड्रामा करके थक गया था, पर अब गौरी की नजरों में दोषी होना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो स्वीकार लिया। तो फिर क्यों कर रहे हैं ये सब? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, बस हम उम्मीद छोड़ देते हैं।
कोई भी रास्ता कभी सीधा नहीं होता। वह एक जगह पर जाकर मोड़ जरूर लेता है, जहाँ से असीमित संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। हमें मोड़ तक खुद को संभाले रखना है। कोई ना कोई राह जरूर मिलेगी, अन्यथा आगे जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार इतना आगे बढ़ने पर पति पत्नी जैसा रिश्ता निभाने के बाद एक झटके में सब कुछ भुलाना क्या आसान होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं है आसान सब कुछ भूलना। तो फिर क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? मैं ये भी नहीं भूल सकता कि मेरे परिवार के लिए भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिनसे मैं बंधा हूँ। पापा ने हमारे लिए अपने सुख का त्याग किया है, हमें माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, इतनी कठिनाई सहकर हमें पाला। मेरी पहलवानी का शौक पूरा करने क्या नहीं किया। आज जब मेरी जिम्मेदारी निभाने की बारी आई, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। ना मैं उनकी आज्ञा का अवहेलना कर बुढ़ापे में उन्हें दुख दे सकता। और भैया, भैया माँ के बाद भैया है, जो मुझे उनकी तरह स्नेह करते थे। पापा की डांट से बचने उनके पीछे छिप जाया करता और वे बीच बचाव में आ जाते। पापा की डांट से बचने उनके पीछे छिप जाया करता और वे बीच बचाव में आ जाते, ताकि पापा की डांट से बच सकूं। कभी कभी तो मेरे लिए पापा से उलझ भी जाते। मैं गुस्से में खाना छोड़ता तो अपने हाथों से खाना खिलाते, बिल्कुल माँ की तरह। मैं पहलवानी का शौक बरकरार रखूं, अपना शौक छोड़ नौकरी करने लगी। और अब मेरी बारी आई तो मैं कैसे स्वार्थी बनूं? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैं चाहता हूँ भैया पहले जैसे स्वस्थ हो जाए। उसके लिए मुझे त्याग करना पड़े तो करूंगा। वह वह पीछे मंजे पर बैठ गया, दोनों हाथों में मुंह छुपा लिया। उसे यूं बेबस देख गौरी की हिम्मत भी जवाब दे गई। वह भी फर्श पर बैठकर सुबकने लगी। जिससे उम्मीद थी वह खुद ही बेबस है, तो वह क्या करेगी? ऐसी किस्मत भी कोई लिखा कर लाता होगा, जैसे वो लाई है। पहले अंकुर के लिए रोती थी कि क्यों गया, और अब लौट आया तब भी रो रही है। उसके लिए तो हर जगह संकट है। अगर वह सबकी बात मान भी ले तो जब अंकुर ठीक हो जाएगा और उसे पत्नी की नजर से देखेगा, तो वह उसे भी निराश ही करेगी। कितना मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। अपनी बेबसी पर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख वह उसके पास आ गया। गौरी, रो मत, चुप हो जाओ, सब्र रखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। वह उसके कांधे पर हाथ रखता है तो वह झटक देती है। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं। प्लीज बात समझो, मेरी मजबूरी समझो। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि मैं अपना रिश्ता नहीं निभाना चाहता, पर लगता है किस्मत को यही मंजूर है। निभाने वाले हर परिस्थिति में रिश्ता निभाते हैं, पर आप तो ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे मुसीबत से पीछा छूटा। दरअसल आपके लिए मैं हमेशा जिम्मेदारी ही थी। आज तक पिता का, रिश्तेदारों का डर था तो निभा रहे थे। अब झटकने का मौका मिला तो झटक रहे हैं। वह बिलख पड़ी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत ना समझे तो क्या समझे। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। कैसे खुश रहूंगी? भैया तुम्हें खुश रखेंगे। मैं दोहरी कसमकस भरी जिंदगी जीऊंगी। ना मैं अंकुर जी को दोबारा अपना पाऊंगी, ना आपको भूल पाऊंगी। ऐसे में मैं कैसे किसी को खुश रख सकती हूँ? कोई भी खुश नहीं रहेगा। तुम्हें मेरे प्यार पर शक है, पर अपने पर तो नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। मेरी बात भी मानती हो? हाँ। मैं चाहता हूँ कि जब ओलंपिक पदक लेकर लौटूं, तो तब तक भैया मुझे हंसते मुस्कुराते मिले। मुझे कोई भी इल्जाम तो मुझे मंजूर है, पर भैया ठीक हो जाए। और ये बस तुम कर सकती हो, मन से या बेमन से। बोलो, करोगी? नहीं होगा तो फिर ठीक है। मैं ओलंपिक से नाम वापस ले रहा हूँ। क्यों? मेरे भाई, मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, ओलंपिक भी नहीं। मैं खुद देखभाल कर लूंगा उनकी। इस हालत में उनको छोड़कर जाऊंगा तो मेरा मन यही लगा रहेगा, तो खेल पर कैसे ध्यान दे पाऊंगा? वहां भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने एक गहरी सांस ली और बैठ गया। ये क्या कह रही हैं? गौरी ने सुना तो रोना बंद कर दिया। भला उसे कैसे मंजूर हो कि वह ओलंपिक छोड़ दे? हाँ, आप हर बार ऐसे ही कहते हो, ओलंपिक को बीच में ले आते हो। उसने शिकायत की। तो क्या करूं बताओ? मैं नहीं चाहती कि आप ओलंपिक से नाम वापस लो। ऐसे मैं नहीं जीत पाऊंगा। ऐसे हालात में कैसे हो पाएगा जब मेरा मन घर लगा रहेगा? यह मैं हूँ, आप जाओ। ये तो आपका सपना है, वो कैसे तोड़ सकती हूँ?
मैं कर लूंगी अंकुर जी की देखभाल। सच? हाँ। थैंक यू मुझे समझने के लिए। देखभाल करूंगी पर नर्स की तरह। ऐसे मत कहो। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं इस घर में रहूंगी। फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। ऐसा मत कहो। मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती। आपको रहना हो शहर में तो रह लेना। मैं भी रह लूंगी। ये क्या कह रही हो? हाँ पहलवान जी। बस अब इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत कहिए। मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। बाजुए उसकी कमर से बंधाती कहती, वह उसके गले लगकर सुबकने लगी और ना चाहते हुए भी उसकी बाजुए उसकी कमर में बंध गई। धीरे धीरे उसकी कमर पर, बालों पर सहलाने लगा ताकि वह चुप हो जाए। वह किस धर्म संकट में फंस गया है। गौरी तो बिल्कुल भी उससे अलग होना नहीं चाहती है। पापा भी ना जाने क्यों इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वे दोनों कैसे अब रिश्ता तोड़ दे। वह उसकी आशाएं तोड़ दे। नहीं वह कर सकता। जैसे पापा हैं, भैया हैं, वैसे ही गौरी ही है। ये बात पापा को समझनी होगी। कोई और रास्ता निकालना होगा। चलो अब उठो। खुद से अलग करता बोला। क्यों? तो क्या ऐसे ही चिपकी रहोगी? हाँ। उसने गर्दन हिलाई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन हालात से निकले। पापा चाहते हैं कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊं। वह उससे अलग नहीं हुई तो बालों को पर सहलाता बोला। नहीं, नहीं ऐसा मत करिए। मैं दोहरी जिंदगी जीने मजबूर हो जाऊंगी। कोई नहीं समझ रहा हमें। हम तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। हमें उन्हें मनाना पड़ेगा। ना माने तो बिना उनकी सहमति के हम एक नहीं रह पाएंगे। पर वो भी भैया के मुंह में आंधे हो रहे हैं। समझना ही नहीं चाहते कि दोनों ने इस आवाज की तरफ देखा तो सन्न थे कि क्या अभी बुआ थी। दोनों ही चौंक पड़े। अपनी उधेड़ बुन में दरवाजा बंद करना भूल गई। बुआ हॉस्पिटल से घर आ गई थी। अभी ने झटके से उसको खुद से अलग किया। दोनों झेप भी गए। ये क्या हो रहा है? और तुझे समझाया था कि इसे समझा, और तो उल्टा इसकी बातों में। बुआ बुनबुना गई। गौरी दुखी है, उसे समझा रहा था। वहां उठ खड़ा हुआ। क्यों? क्यों क्या बुआ? कैसी बातें कर रही हो? हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा बेटा लौट आया है, और ये दुख मना रही है। उन्होंने जल्दी नजरें गौरी पर डाली। बुआ कभी कभी आप कैसी बातें करती हो? क्या गौरी के लिए आसान है सब कुछ? तो हम क्या करें? किस्मत ही ऐसी लिखा कर लाई है। उनका मुंह बिगड़ गया कि उसकी बुरी किस्मत का ताना मारने भी नहीं छोड़ा। उनका मुंह बिगड़ गया कि उसकी बुरी किस्मत का ताना मारना भी नहीं छोड़ा। बुआ, अब आप इसे कुछ नहीं बोलेंगी। अभी को भी उनकी बातों से गुस्सा आया था। तू चुप कर। इसके मुंह में सब भूलना चाहता है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। वह बड़बड़ाता घर से बाहर निकल गया। और अब बुआ के निशाने पर गौरी थी। क्या समझाया था तुझे हॉस्पिटल में कि अंकुर ही तेरा पति है? गुस्से में देखती बोली। पर मेरे पति पहलवान जी हैं, और मैं अब किसी का फैसला नहीं मानूंगी। गौरी भी उनके इस प्रश्न से तिलमिला गई थी। तो क्या दो दो पति होंगे तेरे? आदमी की तो सुने। दो पत्नी। औरत के भला दो पति होते हैं? बुआ, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। शर्म तो तुझे नहीं आ रही? पति अस्पताल के बेड में पड़ा है और तुझे आंख की सूझ रही है। पहलवान जी मेरे पति हैं। किस्मत ने मेरे साथ मजाक किया, और आप उसे समझने के बजाय तंज कर रही हैं। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ रही। आप इतनी संवेदनहीनता भी किस वजह से कि एक बेटे की खुशी के लिए दूसरे की खुशी छीन रहे हैं? और अंकुर, वो तेरा पति नहीं? उसकी खुशियां नहीं छीन रही? जब मैं उनकी विधवा बनकर रहना चाहती थी, तब आप ही थी जिसने मुझे जबरदस्ती पहलवान जी के रूम में भेजा था। तब तो कुछ गलत नहीं था। तो अब कैसे हो गया? ऐसे ही रंग दिखाए तूने अभी को, तभी वह ऐसे तेवर दिखा रहा है। पर वो हमारा आज्ञाकारी बेटा है। जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा। बुआ तिलमिला गई। मुझे लगता है आपको हमारे घर के मामले में नहीं बोलना चाहिए। हम अपना फैसला खुद कर लेंगे। गौरी का सुर दृढ़ हो गया। हे राम, कैसे जमाना आ गया। कैसे कैची सी जुबान चल रही है बहू की। बड़ों का लिहाज बाकी न रहा। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बुआ सिर पर हाथ रखे बैठ गई। मेरा अधिकार छीना जाएगा तो मैं बोलूंगी, और आप हमारे घर के मामले में नहीं बोलेंगी। हम अपना फैसला खुद करेंगे। वहां दंदनाती कमरे में चली गई।
बुआ उसे हैरानी से ज्यादा देख रही थी। दोस्तों, आगे के कहानी के अगले पार्ट में, तब तक कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।